गुड इवनिंग फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कि शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाना है, क्या तरीके से बनेगा, कैसे कैलकुलेशन करना है। तो आज उसी पे हम न्यूमेरिकल करके देखेंगे कैसे हमें मोमेंट लेना है, क्या साइन कन्वेंशन लेना है। लास्ट क्लास उसके बारे में थी और कैसे ड्रॉ करना है। तो हमने कैसे ड्रॉ करना है यहाँ तक की तो बात कर ली थी। आज हम करेंगे उसको न्यूमेरिकल बेस पे और करके चेक करेंगे कि हाँ क्या हम SFD BMD बना पा रहे हैं बेसिक से। और नॉर्मली कुछ अभी तक जो भी क्लासें ली वो बेसिक की थी। पहली क्लास में आपने टाइप ऑफ लोडिंग पढ़ी, टाइप ऑफ बीम पढ़ा, टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ी, कैसे रिएक्शन कैलकुलेट करनी है क्या है वो पढ़ा। इससे उसके नेक्स्ट क्लास में आपने पढ़ा कि शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए क्या क्या हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या हमें समझ में आना चाहिए, क्या शेयर फोर्स होता है, क्या बेंडिंग मोमेंट होता है, उसके साइन कन्वेंशन जो सबसे ज़्यादा दिक्कत करते हैं वो पढ़े। तो आज हम उस पर एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं कि कैसे क्या होगा, कैसे कैलकुलेशन करना है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, उस क्वेश्चन पे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। तो बीम भी आपको समझ में आ जाएगी कौन सी बीम थी, क्या करना है और कैसे करना है। तो एक हम बीम लेके उसका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। तो क्वेश्चन में तो लिख देते हैं अपन, अगर क्वेश्चन आएगा ड्रॉ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो एक सिंपली सपोर्टेड बीम दिया है क्वेश्चन में। सिंपली सपोर्टेड बीम पहली दूसरी लेक्चर पर अपन ने बात करी थी कि सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होगा। तो ऐसा बीम जो दोनों तरफ से आपका सपोर्टेड रहेगा, फिक्स नहीं रहेगा, सपोर्टेड रहेगा, वो सिंपली सपोर्टेड बीम है। उस सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर मैं बात करता हूँ तो कुछ लोडिंग लगी हुई है। तो इस तरीके से आपका एक 6 मीटर का सिंपली सपोर्टेड बीम है। टोटल लेंथ कितनी हो गई, 3 और 3 6 मीटर का आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड बीम मतलब दोनों एंड्स पे आपका क्या है, सिंपली सपोर्टेड है। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो ये बीम का नाम हुआ AB, बाद में फिर C, ये D पॉइंट, ये यहाँ पे जहाँ पॉइंट लगा E पॉइंट और वो B पॉइंट। तो इस AB बीम के लिए बात करें, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है AB जो कि 6 मीटर लॉन्ग है। उस पर आपका क्या लगा है, A से C स्पान पर 2 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगा है। C पॉइंट पे एक अलग से पॉइंट लोड लगा हुआ है 2 किलो न्यूटन का। D से लेके B पॉइंट तक या D से E पे 2 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल है, प्लस E से B पे भी सेम 2 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड है। उसके बाद E पॉइंट पे एक पॉइंट लोड लगा हुआ है 5 किलो न्यूटन का। तो बेसिकली आपका ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। जब भी हमें सॉल्व करना रहता है तो सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी रिएक्शन। तो रिएक्शन की बात करता हूं तो ये A पॉइंट है, यहां रिएक्शन मैंने वाली RA, ये रिएक्शन को मैंने माना RB, RA और RB। तो बेसिकली ये कैलकुलेट करने के लिए आपको मैकेनिक्स में आपने इक्विलिब्रियम कंडीशन पढ़ी होगी, मैकेनिक्स में आपने इक्विलिब्रियम कंडीशन पढ़ी होगी, याद है तो ठीक है, नहीं तो उसको भी हम छोटा सा एक बार में रिकॉल करते हैं। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन होती थी। पहला, समीशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जितना भी फोर्स डाउनवर्ड और अपवर्ड आ रहा है उनका जो सम है वो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। दूसरा, समीशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0। और तीसरा था समीशन अबाउट एनी पॉइंट
समीशन ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। तो ये तीन चीजें आपकी रहेंगी बेसिकली। आपका बेसिकली क्या है, तीन इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। पहला समीशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0, सेकंड समीशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0 और थर्ड समीशन ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी तीन इक्विलिब्रियम कंडीशन होती हैं, उन्हीं से आपकी जनरली रिएक्शन निकलती है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन आपने मैकेनिक्स में पढ़ी थी, अगर नहीं भी है तो कोई बात ही नहीं है, हमें तो याद ही रखना है कि समीशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0, सेकंड समीशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0 और तीसरा समीशन ऑफ ऑल द मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। ये तीन आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन रहेंगी। तो सबसे पहले रिएक्शन निकालनी है, तो रिएक्शन निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, रिएक्शन निकालने के लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ इक्विलिब्रियम कंडीशन के हिसाब से, यहाँ इक्विलिब्रियम कंडीशन के हिसाब से सबसे पहले मुझे RA और RB रिएक्शन निकालनी है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के हिसाब से पहला स्टेप मेरा हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन फोर्स, कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन फोर्स। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपने बोला समीशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूं समीशन ऑफ टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू समीशन ऑफ टोटल डाउनवर्ड फोर्स। ये आपका क्या कहला जाएगा, ये आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन का फर्स्ट पार्ट रहेगा कि समीशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0। इसका मतलब जितना फोर्स अपवर्ड जा रहा है इक्वल टू जितना फोर्स डाउनवर्ड जा रहा है। तो इस स्ट्रक्चर में अपवर्ड कौन सा फोर्स जा रहा है, एक तो अपवर्ड जा रहा है RA प्लस और अपवर्ड फोर्स को ये क्या, ये डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड RB। तो RA प्लस RB इक्वल टू आपका डाउनवर्ड फोर्स की बात करता हूं, किसी भी एक तरफ से चलता हूं तो ये 5 किलो न्यूटन का फोर्स कैसे जा रहा है, डाउनवर्ड, तो 5 किलो न्यूटन प्लस यूडीएल है, क्या लिखा है 2 किलो न्यूटन पर मीटर, क्या लिखा हुआ है 2 किलो न्यूटन पर मीटर। मैंने बताया था यूडीएल क्या होता है, लोड इंटेंसिटी। इसका मतलब यूडीएल होगा आपका जितनी लेंथ पे लिखा है उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो भी इंटेंसिटी में दिया है। तो यूडीएल कितने मीटर लेंथ के लिए दिया हुआ है, ये 2 किलो न्यूटन पर मीटर कितनी लेंथ पे लगा है, ये डी से बी पे लगा है, इसका मतलब डीबी, और डीबी की लेंथ कितनी है 3 मीटर। तो यूडीएल क्या हो जाएगा आपका फोर्स कितना होगा, फोर्स इंटेंसिटी कितनी हो गई 2 किलो न्यूटन पर मीटर और लेंथ कितनी हो गई 3। तो यूडीएल को फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि यूडीएल मतलब क्या होता है, एक तरीके की लोड इंटेंसिटी होती है, जितने मीटर पे लगता है वो फोर्स इंटेंसिटी उतनी लेंथ से इंटू करोगे तब जाके आपका काय में कन्वर्ट होगा, वो तब जाके वो फोर्स में कन्वर्ट होगा। क्योंकि हमने बोला था यूडीएल कुछ नहीं था, यूडीएल था हमारा क्या, लोड इंटेंसिटी। क्या था, लोड इंटेंसिटी। तो लोड इंटेंसिटी कुछ नहीं हुआ, लोड इंटेंसिटी मतलब क्या है कि लोड डिवाइडेड बाय लेंथ। तो लोड कितना निकलेगा, लोड निकल जाएगा लोड इंटेंसिटी इनटू लेंथ। तो ऐसे अपना यूडीएल से फोर्स निकल जाता था। तो यूडीएल कितने किलो न्यूटन का है, 2 किलो न्यूटन पर मीटर का। तो इसलिए मैंने लोड इंटेंसिटी लिखी 2 किलो न्यूटन पर मीटर। और कितनी लेंथ पे लगा हुआ है यूडीएल, ये यूडीएल लगा हुआ है 3 मीटर पे। तो 2 इंटू 3, इसका मतलब ये फोर्स ऐसे कन्वर्ट होगा। इसलिए हमने इसको लिखा कि 5 ये डाउनवर्ड प्लस 2 इंटू 3 ये यूडीएल में कन्वर्ट हो गया, प्लस एक आपका ये है कितना है प्लस, क्योंकि आप बोल रहे हो समीशन ऑफ अपवर्ड, तो अपवर्ड को एक तरफ जोड़ दिया तो डाउनवर्ड को एक तरफ जोड़ लेंगे, कितना हो गया प्लस 2 डाउनवर्ड। उसके बाद अगेन एक यूडीएल लगा है, कितनी इंटेंसिटी का लगा हुआ है 2 किलो न्यूटन का, तो प्लस 2 इंटू कितनी डिस्टेंस पे लगा है 1.5 पे, कितनी डिस्टेंस पे लगा है 1.5 पे। तो आपका RA प्लस RB इक्वल टू कितना हो जाएगा कैलकुलेट करने में, कितना हो जाएगा आपका कैलकुलेट करने में, तो आपका RA प्लस RB इक्वल टू आपका हो गया 5 और 6 11 और 13 और ये 16। तो आपका पहली इक्वेशन हो गई कि RA प्लस RB इक्वल टू 16, 5 प्लस 6 कितना 11 to 13 और ये 3 16। तो आपका RA प्लस RB जो निकला वो निकला कितना, वो निकला 16। इसका मतलब आपका टोटल अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स का आपने कैलकुलेशन कर लिया, तो वो आपका कितना हो गया RA प्लस RB इक्वल टू 16।
अभी आपका आर ए आर बी दोनों अननोन है, ठीक है। अब मैं बात करूं कि मुझे सेकेंड इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये तो फर्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन थी, समीशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0, इसका मतलब जितना अपवर्ड फोर्स जा रहा है उसको एक तरफ जोड़ लूं और जितना डाउनवर्ड जा रहा है उसको एक तरफ। तो यही मैंने किया, अपवर्ड आर ए और आर बी गया, तो आर ए प्लस आर बी, डाउनवर्ड कितना आया, तो पहला 5 किलो न्यूटन आया। ये है यूडीएल, लोड इंटेंसिटी, तो लोड इंटेंसिटी को लोड में कन्वर्ट करना है, तो जितना लगा है इनटू जितनी लेंथ पे, तो 2 किलो न्यूटन पर मीटर का है, कितने मीटर के लिए, 3। अपन ने एग्जांपल बोला कि 2 किलो न्यूटन 1 मीटर के लिए, तो 3 मीटर के लिए कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3, तो फोर्स में कन्वर्ट हो गया ये 6, प्लस ये वाला यूडीएल लगा आपका 2 डाउनवर्ड, तो +2, और ये आपका कितने पे लगा यूडीएल 1.5 पे, तो 2 इंटू 1.5, तो ये हो गया 2 इंटू 1.5 मतलब 3। ये आर ए प्लस आर बी की पहली इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गई आपकी मैकेनिक्स की। सेकंड आप बोलते हैं समीशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0। पर इस क्वेश्चन पे क्या कहीं भी कोई भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लगी है, क्या कहीं भी कोई भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लगी है, ये वर्टिकल, ये वर्टिकल, ये वर्टिकल, ये वर्टिकल, ये वर्टिकल, ये वर्टिकल, जब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लगी नहीं है तो समीशन ऑफ एच मतलब समीशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0 का कोई पार्टी नहीं है, क्योंकि कोई भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं है, इसका मतलब वो वाला पार्ट आपका नहीं लगेगा। तीसरा आपका हुआ समीशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0, तो तीसरा आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाएगी, किसी भी एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेंगे, किसी भी एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेंगे, सपोज ए के अबाउट मोमेंट लिया, तो आपने बोला समीशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। समीशन ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट, अभी मैंने मान लिया ए इज इक्वल टू 0। इसी का दूसरे तरीके से मैं बोल सकता हूं कि समीशन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, समीशन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू समीशन ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि समीशन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को एक तरफ जोड़ दूं और समीशन ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट को एक तरफ जोड़ दूं। तो अब मैंने बोला किसके अबाउट चाहिए, ए के अबाउट, तो मैंने बोला टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए, किसके अबाउट लेना है, ए के अबाउट, ठीक है। ए के अबाउट मोमेंट लेना है, क्लॉकवाइज एक तरफ लिख दूंगा, एंटी क्लॉकवाइज एक तरफ लिख दूंगा, सीधा सीधा सिस्टम मेरा ये था, ठीक है। तो जिस पॉइंट के अबाउट मुझे मोमेंट लेना है, किसके अबाउट मोमेंट लेना है, ए के अबाउट, तो ए के अबाउट सब फोर्स की डायरेक्शन में देख लेता हूं कि क्या बनेंगी, ए के अबाउट सब फोर्स की मैं डायरेक्शन देख लेता हूं कि क्या बनेगी। तो एक बार चेक करता हूं मैं कि मैं ए के अबाउट मूवमेंट ले रहा था, ए के अबाउट मूवमेंट ले रहा था, तो ये मेरा जो आरबी है, ये आरबी कैसे घूमेगा, ये आरबी कैसे घूमेगा, सर ये घूम रहा है कैसे, सर ये घूम रहा है घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन पे, है ना, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। सर कैसे घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो जो आरबी वाला पार्ट है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये 5 किलो न्यूटन कैसे घूमेगा, तो ये 5 किलो न्यूटन की डायरेक्शन नीचे, जब इसको घुमाओगे तो ये जो 5 किलो न्यूटन वाला मूवमेंट है, ये जो 5 किलो न्यूटन वाला मूवमेंट है वो भी घूम रहा है कैसे, वो 5 किलो न्यूटन वाला मूवमेंट घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो ये वाला है क्लॉकवाइज, ये था एंटी क्लॉकवाइज, है ना, डायरेक्शन सही दिख रहा है। ये 2 किलो न्यूटन का भी कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज, ये 5 किलो न्यूटन वाले की बात कर रहे थे, ये वाला कैसे घूमेगा, तो अगेन ये 2 किलो न्यूटन भी घूमेगा क्लॉकवाइज, 2 किलो न्यूटन भी कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज, तो ये 2 किलो न्यूटन पर मीटर वाला भी कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। सिमिलरली ये वाला 2 किलो न्यूटन कैसे घूम रहा है, तो ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, तो ये 2 किलो न्यूटन भी कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। उसके बाद ये यूडीएल कैसे घूमेगा, तो सर ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, कैसे घूमेगा, ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो इस स्ट्रक्चर में ए के अबाउट केवल आर बी एंटी क्लॉकवाइज है, बाकी 5 भी क्लॉकवाइज, 2 भी क्लॉकवाइज, ये वाला 2 भी क्लॉकवाइज और ये वाला 2 भी क्या है, क्लॉकवाइज। तो मुझे पता चल गया कि समीशन ऑफ एम इक्वल टू 0 से मैंने बोला समीशन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज को एक तरफ जोड़ दूं और क्लॉकवाइज मूवमेंट को एक तरफ जोड़ दूं। और मूवमेंट तो मुझे मालूम है, मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट इक्वल टू मेरा फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मूवमेंट क्या होता है मेरा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
तो अभी तो मेरी रिएक्शन ही निकली, मेरा पहले पॉइंट चल रहा है अभी, कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन, जिसमें अभी मैंने Ra प्लस RB इक्वल टू 16 किससे, इक्विलिब्रियम कंडीशन से निकाल लिया। अब मुझे सेकंड कंडीशन हॉरिजॉन्टल फोर्स कोई भी नहीं था, इसलिए वो इक्विलिब्रियम कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ी। और थर्ड मेरा जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है कि समीशन ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0, इसी का मतलब मैं बोल सकता हूं समीशन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू समीशन ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो मैंने ए के अबाउट घुमा के सबको देखा, RB मेरा घूम रहा था एंटी क्लॉकवाइज, 5 मेरा घूम रहा था क्लॉकवाइज, 2 मेरा घूम रहा था क्लॉकवाइज, ये 2 घूम रहा था क्लॉकवाइज और अगेन ये 2 घूमेगा क्लॉकवाइज। तो ये सब क्लॉकवाइज घूम रहे थे। तो मैं आगे चलता हूं, ठीक है, तो मैं आगे चलता हूं और आगे इसकी बात करता हूं कि क्या हो सकता है जब मैं मोमेंट निकालने की बात करूं। जब मैं मोमेंट निकालने की बात करता हूं तो मोमेंट निकालने के लिए मैंने बात करी, तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एक तरफ, तो केवल एंटी क्लॉकवाइज कौन है, RB। मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए के अबाउट RB एंटी क्लॉकवाइज, तो RB इनटू डिस्टेंस कितनी है ए तक के लिए, ए तक के लिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 6, और कोई सा तो एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, नहीं है, ये क्लॉकवाइज 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 सब क्लॉकवाइज है, केवल एंटी क्लॉकवाइज था RB, तो RB इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई 6। अब क्लॉकवाइज की बात करता हूं, तो क्लॉकवाइज में सबसे पहले आएगा, क्लॉकवाइज में सबसे पहले आएगा क्योंकि ये RB का काम आपका खत्म, इस क्लॉकवाइज में सबसे पहले आएगा 5, तो मैंने लिखा 5 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 की बताएं यहां से यहां तक कितनी है, तो ये डिस्टेंस मुझे बतानी है, जरा ध्यान से देखें। और नहीं समझ में आता तो कोई दिक्कत नहीं, सेक्शन अपन बार बार बना के भी बना सकते हैं। तो मैंने बोला कि ये 5 किलो न्यूटन की यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी पूरी थी 6, उसमें से 1.5 माइनस हो गया, या ऐसे देखो ये 1.5, ये 1.5, ये 3 में से 1.5 गया, तो ये डिस्टेंस भी अल्टीमेटली कितनी बची मेरी 1.5। तो क्या हो गया, ये 5 किलो न्यूटन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी 3 प्लस 1.5, तो ये 5 किलो न्यूटन की डिस्टेंस हो गई 3 प्लस 1.5 मतलब 4.5, ठीक है, ये वाला 3 प्लस 1.5। तो डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हो 5 इंटू 4.5, ये कौन सा वाला 5 हो गया, ये हो गया। अब कौन बचा, यूडीएल बचा, और यूडीएल के लिए मैंने बोला था कि यूडीएल है तो फोर्स मेरा क्या होगा, फोर्स मेरा क्या हो जाएगा यूडीएल के केस में, तो यूडीएल के लिए केस में फोर्स हो जाएगा लोड इंटेंसिटी इनटू जितनी लेंथ पे लग रहा है, तो लोड इंटेंसिटी इनटू अगर मैं लेंथ करूंगा तो ये आएगा मेरा फोर्स। और मैंने एक और पॉइंट पढ़ा था कि यूडीएल अपनी हाफ डिस्टेंस पे एक्ट करता है। यूडीएल कहां पे एक्ट करता है, हाफ डिस्टेंस पे, तो यूडीएल कहां एक्ट करता है, हाफ डिस्टेंस पे। तो जब मैं मोमेंट की बात करूंगा तो मोमेंट के लिए मेरा हो जाएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यूडीएल के लिए होगा हाफ, मतलब लेंथ डिवाइडेड बाय 2। ये मैंने पहली क्लास में भी बात करी थी। तो अब इस यूडीएल को देखो, केवल किसको देख रहा है, यूडीएल को। कितना हो गया यूडीएल, 2 इंटू कितनी डिस्टेंस पर लगा 3, तो 2 इंटू 3 क्या हुआ फोर्स, लोड इंटेंसिटी इंटू लेंथ, क्योंकि ये तो 2 इंटू 3 2 किलो न्यूटन पर मीटर था, 1 मीटर के लिए 2 किलो न्यूटन, तो 3 मीटर के लिए कितना होगा 2 इंटू 3। और यूडीएल कहां एक्ट होगा, यूडीएल एक्ट होगा उसके सेंटर पे, तो 3 का सेंटर कितना हो जाएगा, 3 का सेंटर कितना हो जाएगा मेरा, तो 3 का सेंटर हो गया 3/2। 3 का सेंटर कितना हो गया, ये यूडीएल मेरा कहां एक्ट करेगा, पहले तो हो गया 2 इंटू 3 फोर्स, हाफ पे एक्ट करता है मतलब 3/2। 3/2 से मैं कहां तक पहुंचा हूं, 3/2 से मैं केवल डी पॉइंट तक पहुंचा हूं। 3/2 से मैं कहां तक पहुंचा हूं, इसके हाफ मतलब यहां तक पहुंचा हूं। और मुझे जाना कहां तक है, ए तक, तो ए तक और कितनी डिस्टेंस जोड़नी पड़ेगी, ए तक जाने के लिए मुझे ये वाली 3 डिस्टेंस और जोड़नी पड़ेगी। तो ए तक जाने के लिए डिस्टेंस कितनी होगी, +3 और जोड़नी पड़ेगी, ध्यान रखना, क्योंकि आप मूवमेंट जिस पॉइंट के अबाउट ले रहा वहां तक तो जाना, तभी तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ। तो आपका कितना हो गया, 2 इंटू 3 हुआ फोर्स, कहां एक्ट होगा, सेंटर पर, तो 3/2 से आप इस पॉइंट तक आ गए। ए तक जाने के लिए और कितना जोड़ना पड़ेगा, ये डिस्टेंस, तो +3। इसका मतलब आपका ये 2 किलो न्यूटन पर मीटर का कैलकुलेशन भी आपने कर लिया। नेक्स्ट आओगे तो ये 2 किलो न्यूटन, तो कितना हो जाएगा इस 2 किलो न्यूटन के लिए, आपने लिखा +2 इंटू इस 2 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, इस 2 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई 1.5, तो ये हो गया आपका 2 इंटू 1.5।
अब क्या बचा, अब बचा आपका यूडीएल, क्या बचा, यूडीएल। तो यूडीएल कितना होगा साहब, यूडीएल को फोर्स में कन्वर्ट करोगे तो 2 इंटू कितनी डिस्टेंस पे लगा, 1.5, तो यूडीएल हो गया 2 इंटू 1.5। ये तो क्या हुआ, फोर्स, और कहाँ एक्ट होता है, सेंटर पे, तो सेंटर मतलब 1.5 का आधा, तो 1.5 डिवाइडेड बाय 2, ये आप कहाँ तक पहुंच गए, यहां कहीं एक्ट करेगा तो आप यहां तक पहुंच गए, मतलब ए पॉइंट तक पहुंच गए, कुछ एडिशनल जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो इसको ऐड करके आरबी की वैल्यू निकाल देता हूं। इसमें कैलकुलेटर चलाना भी आपको बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कैलकुलेटर चलाना भी सीखना है आपको, नहीं तो काम नहीं चल पाएगा। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर इसमें आपको चलाना है, तभी काम चल पाएगा। तो इस केस पे आपका आरबी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आरबी इक्वल टू, या तो आरबी इंटू 6 इक्वल टू कितना, ये कैलकुलेट करके आया 54.75, तो आरबी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 54.75 डिवाइडेड बाय 6, तो जो आपकी रिएक्शन आ रही है वो रिएक्शन आएगी 9.13 किलो न्यूटन। आपका आरबी की वैल्यू कितनी आ गई, 9.13 किलो न्यूटन। एक बार आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते, 5 इंटू 4.5 प्लस 2 इंटू 3 इंटू ब्रैकेट लगा के आप लिख सकते 3/2 प्लस 3 प्लस 2 इंटू 1.5 प्लस 2 इंटू 1.5 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 2, तो 54.75 और डिवाइडेड बाय 6 कर दिया, तो आपकी एक रिएक्शन आ गई आर ए प्लस आरबी में से आरबी 9.13। तो क्या कर दें आप, अपन लिख दें पुट द वैल्यू ऑफ आरबी इन इक्वेशन नंबर, पुट द वैल्यू ऑफ आरबी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट, क्या मिल जाएगा, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी मेरी आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 16, तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू कितना हो गया 9.13 इक्वल टू 16, या आर ए इक्वल टू 16 माइनस 9.13, तो आर ए कितना आ जाएगा, 16 में से 9.13 माइनस कर दो, 16 में से 9.13 माइनस कर दो, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 6.88 किलो न्यूटन। ये वैल्यू आ गई आपकी 6.88 किलो न्यूटन। तो इस तरीके से आप क्या निकालते हैं, रिएक्शन, इस तरीके से आप क्या निकालते हैं, रिएक्शन। बिना रिएक्शन के एसएफडी बीएमटी में आप आगे जा ही नहीं पाओगे, इसलिए स्टार्ट से ही बेसिक क्लास में आपको बताया यूडीएल क्या होता है, यूवीएल क्या होता है, कैसे निकालना है, मूवमेंट कैसे निकलेगा। तो बेसिकली आपको कहीं ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। पहली बार अगर आप कर रहे हैं तो इस लाइन पे दिक्कत आएगी, एक बार फिर हम इसको समझ लेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपका पहला इक्विलिब्रियम कंडीशन एक बार देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0। तो आपका आर ए और आर बी ऊपर जा रहा था, तो हमने लिखा जितना अपवर्ड जा रहा है उसको एक तरफ जोड़ लो, और जितने डाउनवर्ड फोर्स आ रहा है उसको एक तरफ जोड़ लो। तो अपवर्ड जा रहा आर ए प्लस आर बी, डाउनवर्ड आ रहा पहला वाला 5 प्लस ये क्या है 2 किलो न्यूटन पर मीटर यूडीएल, 1 मीटर के लिए 2, तो 3 मीटर के लिए कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस इस वाले 2 पे आए तो पॉइंट लोड लगा तो 2 प्लस ये क्या है आपका यूडीएल, कितनी डिस्टेंस पे लगा 2 किलो न्यूटन पर मीटर, 1.5 मीटर पे, तो 2 इंटू 1.5 सॉल्व किया तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 16। इक्विलिब्रियम कंडीशन से मेरी एक इक्वेशन निकल गई, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू कितना 16। सेकेंड इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है समीशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0। तो किसी भी स्ट्रक्चर में समीशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो यहां देखें कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा, सब यहां वर्टिकल है, तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन आपकी नल एंड वॉइड हो गई। उस इक्विलिब्रियम कंडीशन का इस इक्वेशन में कोई मतलब नहीं, क्योंकि कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स चल ही नहीं रहा इस पे। देन तीसरी होती है समीशन ऑफ ऑल द मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0, या उसी को दूसरी भाषा में बोले तो समीशन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू समीशन ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट। एक तरफ पूरा की पूरा एंटी क्लॉकवाइज जोड़ दे और दूसरी तरफ पूरा की पूरा क्लॉकवाइज जोड़ दे, तो आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। तो मैंने बोला ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट आपकी मर्जी, बी पॉइंट के अबाउट भी निकाल लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैंने बोला ए पॉइंट के अबाउट
आरबी कैसा जा रहा, एंटी क्लॉकवाइज। 5 किलो न्यूटन कैसा जा रहा, क्लॉकवाइज। ये 2 किलो न्यूटन पर मीटर कैसा जा रहा है, ये भी आपका क्लॉकवाइज जा रहा है। ये 2 किलो न्यूटन कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। ये 2 किलो न्यूटन कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। तो मैंने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को मार्क कर लिया, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। मतलब यहां तो केवल आरबी और यहां कितना 5 किलो न्यूटन वाला भी, 2 किलो न्यूटन वाला भी, 2 किलो न्यूटन वाला भी और ये 2 किलो न्यूटन वाला यूडीएल भी जुड़ेगा। तो अब मैं लेता हूं मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो चालू करता हूं मैं कैलकुलेशन। ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना था तो आरबी घूम रहा था चूंकि एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए लिखा मैंने आरबी एंटी क्लॉकवाइज वाले साइड, आरबी इंटू आरबी की ए पॉइंट तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, 6 मीटर, तो आरबी इंटू 6। अब और कोई तो एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, केवल एक ही था, तो इक्वल टू। क्लॉकवाइज की बात करता हूं तो क्लॉकवाइज में आपका सबसे पहले क्या आया, 5, ठीक है, या यूडीएल भी है, आप वैसे भी लिख सकते हो। तो ये आया 5 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज थी, वो हमने पहले ही देख लिया। 5 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी है, तो आपका ये 1.5, ये 1.5, ये 3 में से 1.5 गया तो ये 1.5, तो कितनी हो गई 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5, तो ये 5 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई 4.5, तो 5 इंटू 4.5, ये 5 खत्म। ये लगा है आपका यूडीएल। तो ये यूडीएल आपका लगा हुआ है, यूडीएल मतलब लोड इंटेंसिटी, तो कितना 2 किलो न्यूटन पर मीटर है। और यूडीएल को जब मूवमेंट में कन्वर्ट करना है तो यूडीएल एक्ट होता है उसके हाफ ऑफ द लेंथ पे, है ना। तो यूडीएल होता है उसके हाफ ऑफ द लेंथ पे, या उसका इंपैक्ट जो लगता है वो सेंटर पे लगता है। तो लेंथ अगर एल है तो हाफ ऑफ द लेंथ क्या हो जाएगी, L/2। तो यूडीएल के लिए L/2, यहां से बोलो, बात एक ही है। तो ये 2 हो गया आपका यूडीएल 2 किलो न्यूटन पर मीटर, कितनी मीटर के लिए, 3 मीटर के लिए। तो 2 इंटू 3 तो हुआ आपका फोर्स, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करता हूं तो यूडीएल एक्ट होता है उसके आधे पे, तो 3 का आधा कितना हो गया, 3/2 मतलब 1.5। लेकिन अभी तो आप केवल डी पॉइंट तक आए और आपको आना कहां तक है, आपको आना है ए पॉइंट तक। तो ए पॉइंट तक के लिए और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, +3। तो इसलिए मैंने यहां लिखा +3, यही पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर से देख लो, 2 इंटू 3 तो हुआ फोर्स 2 किलो न्यूटन पर मीटर, 1 मीटर के लिए कितना 2, तो 3 मीटर के लिए 2 इंटू 3। कहां एक्ट होगा यूडीएल, उसके सेंटर पे, तो 3/2 मतलब यहां तक पहुंच गया, या तो यहां से भी बोलो यहां से बोलो, बात एक ही है। 3/2 मतलब ये सेंटर हो गया उसका, और यहां से यहां तक ए तक जाने में और कितनी डिस्टेंस आएगी, 3 मीटर, तो +3। आगे चलें, इस 2 किलो न्यूटन की बात करें, 2 किलो न्यूटन क्लॉकवाइज, 2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, 1.5। अगेन ये यूडीएल आया, इस यूडीएल में 2 किलो न्यूटन पर मीटर, कितने मीटर के लिए, 1.5। तो मुझे मालूम है फोर्स, यूडीएल को फोर्स में कन्वर्ट करना है ना। 1 किलो न्यूटन 2 किलो न्यूटन कितने मीटर के लिए लगा है, 1 मीटर के लिए, तो 1.5 के लिए कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1.5, ठीक है, 2 इंटू 1.5, ये तो हुआ आपका फोर्स। और कहां एक्ट होता है, सेंटर पे, सेंटर मतलब यूडीएल कहां एक्ट होगा, उसके हाफ ऑफ द लेंथ पे। तो L/2 से जब यहां कहीं एक्ट होगा तो ये डिस्टेंस तो आपकी कवर हो गई, ए तक आ गए, 1.5 का आधा 7.75 यहां तक आ गए। तो यहां अलग से कोई लेंथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। जब आपने इसको ये किया, कैलकुलेशन किया, तो आरबी आएगा 9.13, और जब आरबी आ गया तो आपका काम चल जाएगा। अभी भी इस पॉइंट पे कोई दिक्कत है तो एक फैन का एग्जांपल समझ लो कि जो आपके ऊपर सीलिंग फैन रहता है, फैन आपका लटका हुआ है, उसके मूवमेंट की बात कर रहा हूं। अगर फैन है मेरा, मान लो अपना फैन हुआ और वो अपने एक्सिस पे घूम रहा है, घूमने दो, तो फैन और फैन अपने एक्सिस में घूम रहा है, तो यहां तक की डिस्टेंस मतलब 1.5 तक तो आपकी लेंथ कवर हो गई। लेकिन वो फैन क्या ऊपर ही ऊपर घूम के हवा दे रहा, आएगी कहां तक, मेरे सर तक हवा है या मेरे शरीर तक हवा है तब तक। तो और कितनी डिस्टेंस आपको ट्रेवल करनी है, फैन के सेंटर पॉइंट से लेके मेरे सर तक, या जहां तक भी मेरे को ट्रेवल करनी है, वो डिस्टेंस और जोड़नी पड़ेगी। तो सिमिलरली इस केस पे मेरा क्या हुआ कि मैंने बोला 2 इंटू 3 तो हुआ फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, ये 2 इंटू 3 तो मेरा होगा, यूडीएल को मैंने फोर्स में कन्वर्ट किया। कहां एक्ट करता है, 3/2 मतलब यहां तक। तो पंखा अपने एक्सिस पे घूम लिया, लेकिन हवा कहां तक आनी चाहिए, मेरे तक, मतलब कहां तक मूवमेंट ले रहा हूं, ए तक। इसलिए मैंने और कितना किया, 2 इंटू 3 तो फोर्स, अपने एक्सिस पे घुमा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई 3/2, लेकिन 3/2 से ए तक आया क्या, नहीं आया। 3/2 से तो मैं केवल इस डी पॉइंट तक आया, तो ए तक आने के लिए और कितना ऐड करना पड़ेगा, 3, तब तो पंखे का मतलब
मतलब है अगर नहीं ऐड करूंगा वहीं वहीं पंखा हवा में घूमता रहेगा तो जबरन मेरा क्या होगा, पैसा बर्बाद होगा लेकिन काम कुछ नहीं रहेगा। तो सेम जब भी यूडीएल आपका उस पॉइंट तक आप जहां तक मूवमेंट लेके जाना वहां तक की डिस्टेंस और ऐड करनी ही पड़ेगी, ये एक गलती होती है। तो अब आप इसको लिख सकते हैं वीडियो आपका रोक कर। अभी आपने केवल और केवल रिएक्शन कैलकुलेशन करी है। जैसे ही आपका आरबी आ गया, आरबी को आपने क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दिया। आर ए प्लस आरबी इक्वल टू कितना हो गया आपका, आर ए प्लस आरबी इक्वल टू 16 आया था इक्वेशन फर्स्ट से, वहां आरबी की वैल्यू पुट कर दी 9.13, तो रिएक्शन मेरी निकल गई 16 माइनस 9.13 मतलब 6.88। तो ये आपका रिएक्शन कैलकुलेशन होता है। और रिएक्शन कैलकुलेशन करने के लिए केवल और केवल आपको किसकी जरूरत पड़ती है, 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन की, जो मैंने मैकेनिक्स में भी पढ़ी होगी। पहला, समीशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0, इसका मतलब जितना अपवर्ड फोर्स जा रहा है उसको एक तरफ जोड़ लूं, इक्वल टू जितना डाउनवर्ड फोर्स जा रहा है उसको एक तरफ जोड़ लूं। दूसरा, समीशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0, पर इस सेक्शन पे कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगा, इसलिए उस इक्वेशन का, उस इक्विलिब्रियम कंडीशन का मेरा यूज नहीं हो पाया। और तीसरा होता है समीशन ऑफ मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट में लूंगा तो उसका समीशन भी मेरा कितना हो जाएगा, 0। ये मेरी तीसरी इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है जिसको मैंने लगाया। ठीक है, तो आप इसको उतार लीजिए। अभी मैंने केवल और केवल रिएक्शन कैलकुलेट करी है, अभी एसएफडी बीएमडी के बारे में तो कुछ बात ही नहीं हुई है। जैसे ही मेरी रिएक्शन कैलकुलेट हो जाती है तो मैं आगे की पार्ट की बात धीरे धीरे करके करना चालू करूंगा। लेकिन मेन है रिएक्शन आएगी तभी शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा और उसी के आगे आपका कैलकुलेशन हो पाएगा। ठीक है, तो यहां तक आपने लिख लिया। यहां तक कोई डाउट अगर एक ही चीज में मेरे ख्याल से हो सकता है तो केवल और केवल इस पे, तो वो भी बेसिक कंसेप्ट बता दिया कि 2 × 3 तो वो आपका फोर्स हाफ पे यूडीएल एक्ट करता है, तो ये हो गया 3/2 मतलब 1.5, उससे आप डी पॉइंट तक आए। लेकिन हमें मूवमेंट ए तक लेना है तो और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 3 मीटर, इसलिए +3 और किया। या तो एग्जाम्पल समझ ले, पंखा बंद है अपनी जगह पे, ठीक है, तो बंद है, जब घूमना चालू हुआ तो कन्वर्ट हुआ मूवमेंट में, तो घूमा इनटू उसकी सेंट्रल डिस्टेंस, जहां तक घूमा वहीं वहीं घूम रहा है, तो मतलब आपका हो गया 2 × 3, ये तो फोर्स इंटू 3/2 उस एक्सिस तक घूमा। लेकिन मेरे तक अगर हवा नहीं आई तो क्या मतलब, इसका मतलब ये यहां तक तो घूम लिया मेरा पंखा, और मेरे तक हवा आने में कितनी डिस्टेंस और चाहिए, उसको 3 मीटर और ट्रेवल करना पड़ेगा। तो इसलिए वो इस तरीके से आप मान के चलें तो आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात। ठीक है, तो अब इसको आगे करते हैं अपन। अभी मेरी रिएक्शन निकल गई, अब शेयर फोर्स के लिए कैलकुलेशन कर लेता हूं और बेंडिंग मोमेंट के लिए कैलकुलेशन कर लेता हूं। तो अब मुझे साहब पता चल गया कि आर ए और आरबी की वैल्यू मुझे मिल गई है, आर ए और आरबी की वैल्यू मिल गई है। आर ए की वैल्यू मिली है 6.88, आरबी की वैल्यू मुझे मिल गई है 9.13। और मैंने बोला था कि जो मेरी रिएक्शन होती है ऊपर जितना फोर्स आ रहा है उसको बैलेंस करती हैं। और अगर मैं एग्जांपल के लिए आर ए और आरबी को जोड़ूंगा तो टोटल 16 आ रहा है, और इस पे मैंने बोला ऊपर से भी लोड कितना आ रहा था, 16 ही आ रहा था, तभी तो ये सेक्शन सेफ रहेगा, नहीं तो सेफ नहीं रहेगा। तो आर ए और आरबी की मेरी वैल्यू आ गई, आर ए और आरबी की वैल्यू आ गई। आरबी की वैल्यू आई थी 9.13, आर ए की वैल्यू आई थी 9.13 और आरबी की वैल्यू आ गई 6. आर ए की वैल्यू आ गई 6.87, 88, ये तो 12 आई होगी। ठीक है, जो भी आई आर ए आरबी की वैल्यू, ये आपकी आर ए और आरबी की वैल्यू आ गई है। इस आर ए आरबी की वैल्यू में आपको कोई इशू हो सकता है 9.12 और 6.88 समझाने के लिए ये दो वैल्यू आपकी आ गई। ठीक है, अब मुझे बनाना है शेयर फोर्स के लिए कैलकुलेशन करना है। तो जितनी मेहनत मैंने करी थी समझने के लिए, अब फिर वापस करेंगे और बेसिक कंसेप्ट आएंगे हमारे, जो हमने माना था राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, राइट हैंड साइड अपवर्ड नेगेटिव एंड पॉजिटिव वाला फंडा। तो वही चीज़ अब आएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैंने बोला कि मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ किसके लिए, शेयर फोर्स डायग्राम के लिए।
तो मैंने लिखा कैलकुलेशन फॉर, मतलब पहली स्टेप मेरी खत्म हो गई, बी स्टेप आ गई, कैलकुलेशन फॉर शेयर फोर्स। किसके लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं? शेयर फोर्स निकालने के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं। तो मैंने कल भी बात करा था, बेसिक पढ़ा था कि जहां शेयर फोर्स आएगा, मैं राइट हैंड साइड से अगर कर रहा हूँ तो क्रिकेट का RUN, क्रिकेट का RUN, ये आपको समझाने के लिए यहां लिखता हूं। मेन एग्जाम में आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो R मतलब हो गया राइट हैंड साइड, U मतलब हो गया आपका अपवर्ड, N मतलब हो गया नेगेटिव। तो राइट हैंड साइड अपवर्ड जो भी फोर्स आएगा वो नेगेटिव लूंगा और डाउनवर्ड क्या लूंगा? पॉजिटिव लूंगा। तो मैंने बोला कि शेयर फोर्स एट पॉइंट बी, मैंने बोला शेयर फोर्स, ठीक है, SF, शेयर फोर्स एट पॉइंट बी, शेयर फोर्स एट पॉइंट बी कहाँ पे निकालना है मेरे को? बी पे निकालना है। तो बी पॉइंट मतलब मैंने शेयर फोर्स को F से शो किया, बी मतलब बी पॉइंट पे। तो मैं बी पॉइंट पे खड़ा हुआ, मैं बी पॉइंट पे खड़ा हुआ, इस बी पॉइंट पे क्या हो रहा है? केवल और केवल राइट हैंड साइड पे तो कुछ नहीं है, एक रिएक्शन जा रही है, बी पॉइंट की बात कर रहा हूं तो बी पॉइंट, इसके अलावा मुझे राइट में ही देखना है, राइट से कैलकुलेशन कर रहा हूं तो इस बी पॉइंट पे क्या है? केवल एक रिएक्शन जा रही है। कैसे जा रही है? अपवर्ड। राइट हैंड साइड अपवर्ड क्या लेना है बेटा? नेगेटिव। तो माइनस राइट हैंड साइड 9.13, आरबी कैसे जा रही है? ऊपर, तो माइनस आरबी, और आरबी की वैल्यू कितनी है? 9.13। आरबी की वैल्यू कितनी है? 9.13। तो शेयर फोर्स की वैल्यू बी पॉइंट पे कितनी आई? शेयर फोर्स की वैल्यू बी पॉइंट पे आई 9.13। शेयर फोर्स की वैल्यू बी पॉइंट पे आई 9.13। शेयर फोर्स की वैल्यू बी पॉइंट पे आई 9.13। और माइनस क्यों आई? क्योंकि मैंने बोला राइट हैंड साइड अपवर्ड नेगेटिव, बी पॉइंट के राइट हैंड साइड पे देखना, तो पीछे वाला तो भूल जाओ, यहां तक पे मेरा कितना है? एक अपवर्ड रिएक्शन जारी। क्या है? अपवर्ड मतलब माइनस, और क्या जा रहा है? बी। तो आरबी इक्वल टू 9.13। इसमें किसी को कोई दिक्कत? अब मैं लिखता हूं शेयर फोर्स एट पॉइंट ई। क्या निकालूंगा? शेयर फोर्स एट पॉइंट ई। तो मैंने बोला शेयर फोर्स एट पॉइंट ई। पॉइंट ई तक मुझे क्या दिख रहा है? मैं बना लेता हूं मेरे कैलकुलेशन के लिए, क्यों झंझट पालू। तो मेरे को बी तक में जो दिख रहा है वो मेन है। तो बी तक में एक तो मेरे को रिएक्शन दिख रही आरबी जिसकी वैल्यू आई 9.13, और ई पॉइंट पे मुझे एक लोड दिख रहा है, ई पॉइंट पे मुझे एक लोड दिख रहा है 5 किलो न्यूटन का, और साथ में ये यूडीएल दिख रहा है, कितने न्यूटन का है? 2 किलो न्यूटन पर मीटर का। डिस्टेंस मेरी हो गई 1.5, और ये मेरा हुआ ई पॉइंट, ये मेरा हुआ ई पॉइंट। ई पॉइंट पे मुझे केवल इतना दिखेगा, इसके पीछे से मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। देख लें, ई पॉइंट तक जो दिख रहा है वही बनाया, आर भी बनाया 9.13, और एक आपका 2 किलो न्यूटन पर मीटर का ये आ गया डिस्टेंस। तो आपकी दो चीजें हो गई। अब इस केस में क्या होगा? जब आपने ये बना लिया, तो अब आपको कैलकुलेट करना है। कल अगर अपन देखें तो एक पॉइंट मैंने लिखा था कि जो पॉइंट लोड है उसकी टेंडेंसी होती है सडन इंक्रीज या डिक्रीज करने की डायग्राम को, ठीक है। तो उसका क्या मतलब है? इस क्वेश्चन के साथ आपको बात के साथ समझ में आएगा और डायग्राम बनाने में समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैंने लिया आरबी। तो इस ई पॉइंट पे मैंने बोला एफ फॉर शेयर फोर्स, ई पॉइंट पे ले रहे हैं। राइट हैंड साइड पे क्या दिख रहा है मुझे? तो राइट हैंड साइड पे सबसे पहला मेरा आरबी कैसा जा रहा है? अपवर्ड। राइट हैंड साइड अपवर्ड क्या लेना है? नेगेटिव। तो 9.13 मेरा नेगेटिव हो गया। प्लस डाउनवर्ड कितना है? तो प्लस डाउनवर्ड है 2 किलो न्यूटन पर मीटर। कितना मीटर? 2 किलो न्यूटन पर मीटर। कितनी डिस्टेंस पे? 1.5 पे। तो डाउनवर्ड है। जब राइट हैंड साइड अपवर्ड नेगेटिव है तो डाउनवर्ड क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और ये 1 मीटर के लिए 2 किलो न्यूटन है, तो 1.5 मीटर के लिए कितना होगा? 2 इंटू 1.5, ये हुआ फोर्स, है ना। 2 इंटू 1.5 फोर्स निकाल रहा हूं, मोमेंट निकालूंगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन करूंगा। ये तो मैं क्या निकाल रहा हूं? फोर्स। तो 2 इंटू 1.5। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक मुझे कोई दिक्कत क्या? -9.13
प्लस 2 इंटू 1.5। अब मैंने बोला कि पॉइंट लोड की टेंडेंसी होती है सडन इंक्रीज या डिक्रीज होना, सडन इंक्रीज या डिक्रीज होना किसके लिए? शेयर फोर्स के लिए। तो अब याद रखना है मुझे, कभी भी किसी भी बीम में यूडीएल के टाइम पे स्टार्ट या इंटरमीडिएट, एंड की बात नहीं कर रहा, स्टार्ट को छोड़कर, किसी भी यूडीएल के स्टार्ट को छोड़कर एंड पर या बीच पे कहीं भी आए तो उस फोर्स में मुझे सडनली राइट और लेफ्ट देखना है। रीजन डायग्राम बनाते समय बात करेंगे। तो एफ ई ए राइट हो गया और जस्ट ये लेफ्ट। जस्ट मतलब माइन्यूट सी डिस्टेंस। ये क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मैं बोलता हूं शेयर फोर्स डायग्राम में पॉइंट लोड की टेंडेंसी होती है डायग्राम को इंक्रीज या डिक्रीज करना। अभी डायग्राम बनाएंगे जब हम तो बात करेंगे कि इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होना है। तो उसके लिए जब मैंने बात करी तो मैंने क्या बोला, यूडीएल के स्टार्ट को छोड़कर अगर कहीं भी पॉइंट लोड लगा रहे, ये यूडीएल का स्टार्ट हुआ, इसको छोड़कर कहीं भी अगर आपका क्या लगा हुआ है, पॉइंट लोड लगा हुआ है, तो आपको राइट और लेफ्ट लेना है। आपको राइट और लेफ्ट लेना है। सडन राइट सडन लेफ्ट। राइट मतलब इस 5 किलो न्यूटन को कंसीडर नहीं करना और लेफ्ट मतलब इस 5 किलो न्यूटन को कंसीडर कर लेना है। तो अभी तक आपने यहां तक आए 9.13 अपवर्ड, इसलिए माइनस 2 इंटू 1.5 डिस्टेंस कितना हो गया? यह हो गया आपका फोर्स। और मैं अगर मैं बोल रहा हूं 1.5 को कंसीडर नहीं करना, क्यों नहीं करना वो डायग्राम के बाद बात करेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ा कि पॉइंट लोड की जो टेंडेंसी होती है शेयर फोर्स डायग्राम को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। अगर मैं नहीं कंसीडर अगर मैं राइट और लेफ्ट कंसीडर नहीं करूंगा तो यहां मेरे पास एफ ई की केवल एक वैल्यू हो जाएगी, डायग्राम सडन इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा। तो जस्ट राइट और जस्ट लेफ्ट की बात कर रहा हूं। जस्ट राइट मतलब ऐसा नहीं कि 10 किलोमीटर दूर चले गए, हल्का सा क्षणिक मतलब तिनका सा, मतलब अगर ये 1.5 है तो 1.499, जिसपे 1.499 में 5 किलो न्यूटन नहीं आ रहा और 1.5001 तो यहां ये 5 किलो न्यूटन कंसीडर हो गया। रीजन केवल इतना है कि शेयर फोर्स डायग्राम आपके पॉइंट लोड के कारण सडन इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो इस केस पे मैंने क्या किया, राइट वाले को कंसीडर कर रहा हूं। तो राइट मतलब एफ ई आर राइट के लिए, और राइट मतलब यहां से लेके यहां तक मैं केवल कितना जो मैंने लिख दिया था। अब देखो राइट तक को देखोगे तो ये 5 किलो न्यूटन नहीं है, तो माइनस 9.13 प्लस 2 इंटू 1.5 यूडीएल, है ना। तो एफ ई चाहो तो इसको मैं राइट लिख देता हूं। कैलकुलेशन करूंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 9.13 प्लस 3, तो ये माइनस 6.13 कितना आ गया ये कैलकुलेशन करके, ये आ गया माइनस 6.13 किलो न्यूटन। कितना आ गया, माइनस 6.13 किलो न्यूटन। डब्बे में इसलिए लिख देता हूं फाइनल वैल्यू कि बाद में देखने में आसानी होती है। सर ये तो राइट हो गया, लेफ्ट में क्या हो जाएगा, तो एफ ई लेफ्ट, और लेफ्ट में कुछ नहीं होना, क्या होना है, इस 5 किलो न्यूटन को कंसीडर करना। मतलब यहां से यहां देखोगे तो 9.13 कहां जा रहा है, अपवर्ड, तो माइनस अपवर्ड, क्योंकि राइट हैंड साइड अपवर्ड नेगेटिव, तो 9.13 मेरा माइनस हो गया अपवर्ड, प्लस यूडीएल कितनी डिस्टेंस पे लगा, 1.5 पे, तो 2, क्योंकि डाउनवर्ड है तो प्लस आएगा, 2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, 1.5। ठीक है, फोर्स की बात कर रहा हूं, मोमेंट की बात करूंगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन अभी तो फिलहाल मैं किसका कैलकुलेशन कर रहा हूं, शेयर फोर्स का, तो फोर्स में परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। प्लस, क्यों प्लस, क्योंकि ये 5 किलो न्यूटन कैसा आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है। इसकी वैल्यू और निकाल देंगे, तो इसकी वैल्यू और निकालने पे ये आपका आ जाएगा माइनस 1.13 किलो न्यूटन। ये मेरी वैल्यू आई एफ ई लेफ्ट की। ये किसकी वैल्यू आ गई, मेरी एफ ई लेफ्ट की वैल्यू आ गई। एफ ई लेफ्ट मतलब कुछ नहीं, सडन इस पॉइंट से थोड़ा सा हल्का सा माइन्यूट सा डिस्टेंस शिफ्ट हो गए, जिससे इस 5 किलो न्यूटन का लोड कंसीडर कर लिया। क्योंकि शेयर फोर्स डायग्राम में अगर पॉइंट लोड को कंसीडर करते हैं तो पहले ही मैंने पॉइंट लिखा था कि पॉइंट लोड हैविंग टेंडेंसी टू इंक्रीज और डिक्रीज शेयर फोर्स डायग्राम। अगर नहीं कंसीडर करते तो केवल एक वैल्यू आती 6.13, तो फिर वो शेयर फोर्स में पॉइंट लोड की इंटेंसिटी या टेंडेंसी हमें नहीं दिखती। इसलिए हमने जस्ट राइट बोला मतलब 5 किलो न्यूटन को कंसीडर नहीं किया, और जस्ट लेफ्ट बोला इसका मतलब 5 किलो न्यूटन को कंसीडर कर लिया। सिमिलरली अब डी पॉइंट पे आ जाएं, किस पे आ जाएं, डी पॉइंट पे। तो शेयर फोर्स एट डी, शेयर फोर्स एट
डी पॉइंट की बात करूंगा तो शेयर फोर्स एट डी मतलब डी तक क्या दिख रहा है वो बना लेता हूं समझने के लिए। तो डी तक मुझे क्या दिख रहा है वो मैं बना लेता हूं। तो डी तक मुझे दिख रहा है, एक तो साहब इस डी तक मुझे क्या दिख रहा है, इस डी तक जो दिख रहा है वो बना दूंगा। तो एक तो आर भी दिख रहा है जिसकी वैल्यू आई 9.13। एक आपका ये 5 किलो न्यूटन का लोड है, कितने डिस्टेंस पे है, ये हो गया 5 किलो न्यूटन। डिस्टेंस इसकी 1.5 मीटर यहां से है और 1.5 मीटर यहां से है, क्योंकि पूरी की पूरी कितनी दिखा रहा है वो 3। ठीक है, और कोई पॉइंट डी पे और एक यूडीएल लग रहा है, एक क्या लग रहा है यूडीएल पूरे स्पान के लिए कितना 2 किलो न्यूटन पर मीटर का। ये एक मेरा डी पॉइंट हो गया, ये मेरा ई पॉइंट हो गया, ये मेरा बी पॉइंट हो गया। इस डी पॉइंट पे कुछ और दिख रहा नहीं दिख रहा, इस डी पॉइंट पे कोई पॉइंट लोड है नहीं है, तो राइट लेफ्ट की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे निकल जाएगा। पर्टिकुलर उस पॉइंट पे आएगा जब अपन ले रहे होंगे तब राइट लेफ्ट लेना है। अब इस डी पॉइंट पे राइट लेफ्ट लेने की जरूरत नहीं है, तो अब इसका कैलकुलेशन करता हूं क्या हो जाएगा। मुझे मालूम है राइट हैंड साइड अपवर्ड नेगेटिव तो डाउनवर्ड पॉजिटिव लिखने की कोशिश करता हूं। तो एफ फॉर शेयर फोर्स, डी पॉइंट पे बात कर रहा हूं, डी पॉइंट पे खड़ा हूं, आर बी अपवर्ड कितना 9.13, तो माइनस 9.13 क्योंकि राइट हैंड साइड अपवर्ड नेगेटिव तो डाउनवर्ड, अपवर्ड नेगेटिव हो तो डाउनवर्ड पॉजिटिव। प्लस कौन मिला, प्लस ये 2 मिला, कितने मीटर पे है 3 मीटर पे है, तो 2 इंटू 3 क्योंकि कितने मीटर लेंथ पे लगा 3 मीटर पे, तो 2 इंटू 3। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे, वो कब करते हैं जब मूवमेंट की बात करते हैं। अभी तो हम किसकी बात कर रहे हैं, शेयर फोर्स की बात कर रहे हैं। तो क्या हो गया, यहां खड़ा था एक तो माइनस 9.13, माइनस क्यों क्योंकि राइट हैंड साइड अपवर्ड नेगेटिव, आर यू एन शेयर फोर्स के लिए क्या कंसीडर करना था आर यू एन, तो राइट हैंड साइड अपवर्ड नेगेटिव। ये 2 किलो न्यूटन का कैसे जा रहा है डाउनवर्ड, 2 किलो न्यूटन पर मीटर है, कितने मीटर पे लगा 3 पे, तो 2 इंटू 3 हुआ फोर्स। ठीक है, फोर्स की बात कर रहा हूं। प्लस प्लस क्यों क्योंकि ये 5 किलो न्यूटन भी कैसा जा रहा है डाउनवर्ड जा रहा है, ये 5 किलो न्यूटन भी कैसा जा रहा है डाउनवर्ड जा रहा। तो माइनस 9.13 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 5, ये 2 इंटू 3 पे ये वाला यूडीएल पूरा हो गया, नहीं तो इतना 1.5 और ये 1.5 नहीं, पूरा क्या लिखा 2 इंटू 3। कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, तो कैलकुलेशन करने पे वैल्यू कितनी आ जाएगी चेक कर लेते हैं। माइनस 9.13 प्लस 6 प्लस 5 तो वैल्यू आ रही है प्लस 1.87, वैल्यू आ रही है 1.87 किलो न्यूटन, वैल्यू आ रही 1.87 किलो न्यूटन। ठीक है, यहां तक आप वीडियो पुश करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत उतार लिया नहीं मेरे ख्याल यहां तक। तो यहाँ पे खाली एक आई होगी ये पॉइंट वाली बात कि राइट और लेफ्ट क्यों लेना है, क्योंकि हमने बोला था कि शेयर फोर्स डायग्राम बनाते समय पॉइंट लोड की जो टेंडेंसी होती है वो डायग्राम को इंक्रीज या डिक्रीज करने की होती है। अगर राइट और लेफ्ट नहीं लेता तो केवल एक वैल्यू आती और इंक्रीज और डिक्रीज हम शो नहीं कर पाते। इसलिए जस्ट राइट मतलब 1.5 से 1.499 पे चलेगा जिस पे ये 5 किलो न्यूटन का लोड कंसीडर नहीं किया। तो माइनस 9.13 प्लस 2 इंटू 1.5, और अगले वाले में क्या कर दिया जस्ट लेफ्ट मतलब 5 किलो न्यूटन को कंसीडर कर लिया। तो माइनस 9.13 क्योंकि अपवर्ड था प्लस डाउनवर्ड 2 इंटू 1.5 और क्या आ जाएगा ये 5 किलो न्यूटन का डाउनवर्ड। इसमें कोई दिक्कत, ये वैल्यू मैं मेरे साइड में लिख लेता हूं। एफ बी की वैल्यू माइनस 9.13, एफ ई राइट की वैल्यू माइनस 6.13, एफ ई लेफ्ट की वैल्यू माइनस 1.13 और एफ डी की वैल्यू आई प्लस 1.87। अभी तक ये वैल्यू आई है। अभी और कहाँ निकालना पड़ेगा सी पॉइंट पे। तो जब मैं सी पॉइंट पे बात कर रहा हूं तो मैंने बोला कि यूडीएल के स्टार्ट पे अगर पॉइंट लोड हो तो कोई टेंशन नहीं राइट और लेफ्ट की, क्योंकि यहाँ पे आपका इनिशियल पॉइंट है तो वहां से वैल्यू वैसे भी चेंज आपकी होती है। तो इनिशियल स्टार्ट पॉइंट पे तो मेरे यूडीएल का कोई लोड पे, अगर यूडीएल स्टार्ट होने पे कोई पॉइंट लोड लगा तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन उसके बाद स्टार्ट छोड़ के किसी भी पॉइंट पे एंड पे या बीच पे कहीं भी आपका पॉइंट लोड लगेगा तो मेरे को राइट और लेफ्ट लेना पड़ेगा। फिलहाल तो ये सी पॉइंट के स्टार्ट पे है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं आगे इसको सॉल्व करता हूं। अभी तक मेरी इतनी वैल्यू आ गई। सी पॉइंट पे बात करता हूं तो अब मैंने बोला शेयर फोर्स एट पॉइंट सी, क्या बोलूं मैं शेयर फोर्स एट पॉइंट सी, तो कितना आ जाएगा शेयर फोर्स एट पॉइंट सी वो लिख के देख लेता हूं। तो मैंने लिखा शेयर फोर्स एट पॉइंट सी।
सी तक में क्या दिख रहा है वो बना लेता हूं साहब। तो सी तक में मुझे एक तो ये 9.13 दिख रहा है, फिर ये मुझे दिख रहा है 5 किलो न्यूटन का लोड ई पॉइंट पे। ये यूडीएल है मेरा कितने का, 2 किलो न्यूटन पर मीटर का। ये पॉइंट हो गया डी। डी के बाद ये पॉइंट है सी जिसपे 2 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है। यूडीएल इस पार्ट पे आपका आएगा ही नहीं, तो आपने बोला 1.5 मीटर की डिस्टेंस ये हो गई, 3 मीटर की डिस्टेंस ये हो गई। ठीक है, ये मेरा सी पॉइंट है। तो मैं बोलता हूँ एफ सी, शेयर फोर्स एट सी। तो शेयर फोर्स को शॉर्टकट में शो करता हूँ एफ से, और सी आपका क्या हो गया, सी आपका हो गया सी पॉइंट पे। तो राइट हैंड साइड अपवर्ड नेगेटिव लेना है मुझे। जब भी मैं राइट हैंड साइड से कैलकुलेशन करता हूं तो राइट हैंड साइड अपवर्ड नेगेटिव। तो आप देखते हैं ये सी पॉइंट है, 9.13 कैसा जा रहा है अपवर्ड, तो -9.13 प्लस क्या आ रहा है 2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 3, है ना। ये मूवमेंट नहीं है कि और 3/2 प्लस ये सब करूं, फोर्स है। तो 2 इंटू यूडीएल कितनी जगह पे लगा है 3 पे, तो 2 इंटू 3 यूडीएल का काम खत्म। प्लस कौन है ये 5 किलो न्यूटन, तो ये लिख दिया। प्लस और क्या आ रहा है, ये 2 किलो न्यूटन का लोड और आ रहा है। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.87। चेक कर लेते हैं, 9.13 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 2, तो ये आ गई आपकी वैल्यू 3.87। ये वैल्यू आ गई 3.87 किलो न्यूटन। एफ सी की वैल्यू आ गई मेरे पास 3.87। यहाँ मैं लिख लेता हूँ साइड पे ताकि मुझे पता हो। तो एफ सी की वैल्यू प्लस 3.87 किलो न्यूटन। अब कहाँ लेना है, अब ए पॉइंट पे लेना है। कहाँ लेना है, ए पॉइंट पे। तो ए पॉइंट पे लेता हूँ, तो मैंने बोला शेयर फोर्स एट पॉइंट ए तक में तो पूरा बीम बनाने की अब जरूरत नहीं है। अब यहां भी दो चीजें हैं, या तो आप एक चेक लगा सकते हो राइट और लेफ्ट छोड़ के, इस आर ए को कंसीडर नहीं करोगे और आर ए बराबर आपका अगर एफ ए आ गया तो आपका सही है। एक चेक ये हो सकता है, या दूसरा चेक कि मैं इस ए पॉइंट पे वही लेफ्ट और राइट वाली पार्ट करता हूं बात, और वहां पे जब मैं सारे को कंसीडर करता हूं तो आखिरी जब मैं लेफ्ट वाले की बात करूंगा एफ ए लेफ्ट पे वैल्यू आनी चाहिए 0। तो दोनों तरीके हैं अपने वो करने के लिए, तो अपन कर सकते हैं। तो अपन ने बोल दिया कि अगर मैं एफ ए पॉइंट पे बात कर रहा हूं और रिएक्शन के बराबर अगर मेरी वैल्यू आ गई तो भी ठीक है, आर ए के बराबर वैल्यू आ गई तो भी ठीक है, नहीं तो इस पे राइट और लेफ्ट मान के भी आप काम चला सकते हो। ठीक है, तो मैंने बोला कि चलो ऐसे ही कंसिडर करता हूं, तो मेरा अपवर्ड गया राइट हैंड अपवर्ड नेगेटिव, तो 9.13 प्लस कितना है ये कितनी डिस्टेंस पे 3 मीटर पे, यूडीएल कितने का 2 का, तो 2 इंटू 3 प्लस कौन 5 किलो न्यूटन का लोड, तो ये 5 प्लस 2 किलो न्यूटन का लोड तो प्लस 2 प्लस ये कितना है 2 इंटू कितनी डिस्टेंस पे 1.5, तो प्लस 2 इंटू 1.5। या तो मैं इसको कंसिडर कर लूं और वैल्यू निकाल लूं, और ये वैल्यू अगर मेरे आर ए के बराबर आ गई तो मेरा कैलकुलेशन सही है। मतलब जितना इस पॉइंट पे फोर्स आ रहा होगा वही एफ ए का शेयर फोर्स होना चाहिए, तो सेफ है। अगर नहीं है तो गलत हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो वैसे चेक कर सकते हैं। तो -9.13 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 3, तो ये आपकी वैल्यू आ रही है प्लस 6.87। ये वैल्यू आ रही है प्लस 6.87 जो कि किसके बराबर है आर ए के। और अगर एफ ए बराबर आपका आर ए आ गया तो आपने जो मेहनत करी है, जो आपने कैलकुलेशन करा है वो क्या है, वो सही है। जो आपने मेहनत करी है और जो कैलकुलेशन करा है वो सही है, ऐसा आप मान सकते हैं। एक तो ये तरीका है, या दूसरा तरीका इसको मैंने राइट मान लिया और लेफ्ट में कंसीडर करूंगा, तो एफ एल ए पे जब 6.87 प्लस में आएगी तो ये अपवर्ड माइनस में आएगी और फाइनली 0 होना चाहिए। तो दोनों तरीके हैं, चेक करने का तरीका ये ज़्यादा अच्छा है, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत, फिर से देख लो, यहाँ आप या तो राइट और लेफ्ट ले लो जैसे वहां लिया था, और आप 0 आ जाएगा आखिरी में, राइट में आपका 0 ना आके ये वैल्यू आएगी और लेफ्ट में 0 आ जाएगा। या चेक करने के लिए बोल दें कि इस आर ए को कंसिडर नहीं किया और कैलकुलेशन किया, तो -9.13 प्लस यूडीएल के लिए 2 इंटू 3 प्लस ये वाला फोर्स 5 प्लस ये वाला डाउनवर्ड 2 प्लस ये 2 इंटू 1.5। इसको सॉल्व करने के बाद अगर मेरा एफ ए आर ए के बराबर आ रहा है तो मैंने सही किया है, और नहीं आ रहा इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गलती है।
ठीक है, तो इसको उतार लीजिए 1 मिनट में। अब हम बनाएंगे फाइनली हमारा शेयर फोर्स डायग्राम। अब हम बनाएंगे हमारा फाइनली शेयर फोर्स डायग्राम। तो ये आपने उतार लिया और हमें अब कुछ नहीं करना, अब हमें बनाना है हमारा शेयर फोर्स डायग्राम। पूरी वैल्यू हमने कैलकुलेट करी, एफ बी की आई -9.13, एफ ई राइट की वैल्यू आई -6.13, एफ ई लेफ्ट की वैल्यू आई -1.13, एफ डी की वैल्यू आई 1.87, एफ सी की वैल्यू आई 3.87 और एफ ए की वैल्यू आई 6.87। इसके लिए अब हमें बनाना है डायग्राम। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब मुझे शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है, कुछ नहीं करना होता है मुझे। बेसिकली जो मेरे ये पॉइंट्स हैं लाइन, इसको नीचे प्रोजेक्ट कर देना है। इसको मुझे क्या करना है, नीचे प्रोजेक्ट कर देना है। इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, नीचे प्रोजेक्ट कर दिया। उसके बाद कल हमने 4 या 5 पॉइंट पढ़े थे शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए। तो अभी मैं केवल शेयर फोर्स के लिए बात करता हूँ। जिसने नहीं पढ़ा वो प्रीवियस क्लास का वीडियो जाके चेक कर ले, ठीक है। तो मैंने बोला, पहला मैंने पढ़ा था कि द पॉइंट लोड हैविंग टेंडेंसी टू इंक्रीज और डिक्रीज, शेयर फोर्स डायग्राम। सेकेंड मैंने पढ़ा था, क्या पढ़ा था सेकेंड पॉइंट मैंने पढ़ा था, इफ देयर इज अ नो लोड देन शेयर फोर्स डायग्राम विल बी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। अभी बेंडिंग मोमेंट की बात नहीं कर रहा, ठीक है। सिमिलरली मैंने तीसरा पढ़ा था, इफ देयर इज अ लोड, ब्रैकेट में लिखा था यूडीएल और यूवीएल ऑन स्पान, देन शेयर फोर्स डायग्राम विल बी इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बीएमडी की बात अभी भी नहीं कर रहा। फिर सिमिलरली मैंने बोला था कि नेक्स्ट पॉइंट पे कि अगर मेरी शेयर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो बेस लाइन के ऊपर ड्रॉ करूंगा और नेगेटिव आएगी तो बेस लाइन के नीचे ड्रॉ करूंगा। इतना मैंने बेसिकली पॉइंट पढ़े थे। अब उसी को अप्लाई करना है, तो कुछ नहीं करना, उस पॉइंट पे एक बार देख लेंगे तो बन जाएगा। तो मैंने सबसे बोला कि मैं एक बेस लाइन खींच रहा हूं। इस लाइन का नाम क्या है, ये मेरी है बेस लाइन। इसको मैं क्या बोलूंगा, बेस लाइन। फिर मैंने बोला था कि अगर निगेटिव वैल्यू आएगी, चौथा पॉइंट, निगेटिव वैल्यू आएगी तो बेस लाइन के नीचे, पॉजिटिव आएगी तो बेस लाइन के ऊपर। तो बी पॉइंट पे वैल्यू मेरी कितनी आई, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। मेरी एफ बी जो आई है वो -9.13 आई है। एफ ई राइट जो मेरी आई है, एफ बी राइट मेरी -6.13 आई है। एफ ई लेफ्ट मेरी कितनी आई है, तो एफ ई लेफ्ट मेरी -1.13 आई है। एफ डी कितनी आई है, तो एफ डी 1.87 आई है। एफ सी कितनी आई है, 3.87 आई है। और एफ ए कितनी आई है, 6.87 आई है। सब किलो न्यूटन है यूनिट, ठीक है। तो ये मैंने कैलकुलेशन करके निकाली थी। अब मुझे इसे ही प्लॉट करना है। तो मैंने बोला कि मैंने पढ़ा क्या शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए कि एक बेस लाइन होती है, उस बेस लाइन के ऊपर अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो ऊपर प्लॉट करूंगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी तो नीचे प्लॉट करूंगा। मैंने क्या किया, जो बीम था उसी लाइन को मैंने ऐसे खींच दिया। एक चीज और है, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आप कॉपी में बीम एक जगह बना के नीचे लाइन छोड़कर साइड में ही पूरा कैलकुलेशन करोगे। क्योंकि मेरे पास बोर्ड छोटा है इसलिए मैंने ऐसा करके नहीं, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन बार बार मिटाना पड़ता तो रिदम आपकी ब्रेक होती इसलिए। लेकिन आप जब कॉपी में सॉल्व करेंगे तो कॉपी के राइट हैंड साइड पे, कॉपी के अगर आप बात करेंगे तो राइट हैंड साइड में कैलकुलेशन के लिए छोड़ेंगे और लेफ्ट हैंड साइड पे बीम के नीचे से लाइन ड्रॉ करके छोड़ देंगे, ठीक है। तो अब मैंने बोला बी पॉइंट पे मेरा बेस लाइन पे कितना आ रही वैल्यू, तो बी पॉइंट पे मेरी वैल्यू आ रही है, ध्यान से देखना, बी पॉइंट पे वैल्यू आ रही -9.13। अब स्केल लेके 9.13 नहीं ना अपना, एक मोटा मोटा हिसाब लगाना। तो मैंने बोला बेस लाइन के नीचे कितनी, 9.13। अब आपको यहाँ माइनस नहीं लिखना है, वो तो अपने आप डायग्राम रिप्रेजेंट करेगा कि बेस लाइन के नीचे तो नेगेटिव, ऊपर है तो पॉजिटिव। तो मेरे बी पॉइंट पे वैल्यू कितनी आई, 9.13। अब बोले सर ये राइट लेफ्ट का अब तो बता दो, अब तो डायग्राम है। तो हाँ अब बताएंगे। मैंने क्या बोला था कि पॉइंट लोड की, पहला पॉइंट लोड की जो टेंडेंसी होती है वो डायग्राम इंक्रीज या डिक्रीज करने की होती है। तो मैंने बोला एफ ई राइट कितना आया, 6.13, वो भी काय में आया, माइनस पे। तो जब 9.13 है तो 6.13 यहां कहीं हो जाएगा माइनस पे, 6.13 मेरा यहां कहीं हो जाएगा माइनस पे, 6.13 मेरा यहां कहीं हो जाएगा काय पे,
माइनस पे 6.13 मेरा यहाँ क्या पे हो जाएगा, माइनस पे मतलब बेस लाइन के नीचे। उसी के बाद बात करूं मैं तो एफ ई लेफ्ट भी कितना 1.13 मतलब थोड़ा सा इससे ऊपर, इसको मैं चाहूं तो थोड़ा सा ऐसा राइट लिख दूंगा, और इसी के ऊपर 6.13 से ऊपर कितना हो जाएगा 1.13, और ये मेरा लेफ्ट हो गया, है ना। तो मैं क्यों बोला था वो अब समझ में आएगा। अभी मैंने एक ही पॉइंट पे एफ ई पे राइट भी प्लॉट कर दिया और लेफ्ट भी प्लॉट कर दिया। क्यों बोला था अब समझ में आएगा, क्यों मैंने राइट और लेफ्ट लिया था अब समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद डी पॉइंट पे कितनी वैल्यू आई 1.87, प्लस है कि माइनस, आंख खोल के देखा प्लस, तो 1.87 तो यहां कहीं मैं बना लेता हूं 1.87 प्लस, क्यों बेस लाइन के नीचे नेगेटिव, बेस लाइन के ऊपर पॉजिटिव। FC कितना आया साहब 3.87, तो ये 1.87 से और बड़ा हो जाएगा 3.87, वो भी पॉजिटिव है। इधर FA पे कितना हो जाएगा 6.87, तो और ये बड़ा हो गया 6.87, और अल्टीमेटली जहां से स्ट्रक्चर चालू होता है वो जीरो से ही चालू होता है, जीरो पे खत्म। ये मैंने क्या कर दिए, ये मैंने पॉइंट आपके प्लॉट कर दिए, ये मैंने आपके पॉइंट प्लॉट कर दिए, ये मैंने आपके पॉइंट क्या कर दिए, प्लॉट कर दिए। अब इस पॉइंट को प्लॉट करने के बाद फिर मैं वापस अपना रिकॉल करता हूं, तो मेरा पहला पॉइंट था पॉइंट लोड हैविंग टेंडेंसी टू इंक्रीज और डिक्रीज, शेयर फोर्स डायग्राम अभी समझ में आएगा। सेकंड मेरा पॉइंट था कि इफ देयर इज अ नो लोडिंग देन शेयर फोर्स डायग्राम विल बी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। थर्ड मैंने बोला इफ देयर इज अ यूवीएल और यूडीएल देन एसएफडी मतलब शेयर फोर्स डायग्राम विल बी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। उसके बाद मैंने बोला कि अगर मेरा शेयर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट की पॉजिटिव वैल्यू है तो बेस लाइन के ऊपर प्लॉट करूंगा, और अगर नेगेटिव वैल्यू है तो बेस लाइन के नीचे। तो ये पॉइंट मैंने पढ़े थे, तो मैंने इस हिसाब से बेस लाइन बनाई, उस बेस लाइन के नीचे नेगेटिव वैल्यू प्लॉट कर ली और बेस लाइन के ऊपर पॉजिटिव वैल्यू प्लॉट कर ली। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब अपन बनाते हैं डायग्राम। तो मैंने बोला कि कोई भी डायग्राम है स्टार्ट पे तो जीरो, चूंकि आपका ये क्या है पॉइंट लोड है, तो पॉइंट लोड के कारण वैल्यू जीरो से क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, और कितनी हो गई 9.13। मैंने यही लिखा था पॉइंट लोड हैविंग टेंडेंसी टू इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज मतलब ऊपर हो जाता, डिक्रीज मतलब नीचे हो जाता, मतलब -9.13 से अगर कुछ और वैल्यू माइनस में ही ऊपर आ जाए, मतलब 6 आ जाए, 3 आ जाए, 2 आ जाए, तो ये भी इंक्रीज हुआ। तो मैंने बोला पॉइंट लोड हैविंग टेंडेंसी टू इंक्रीज और डिक्रीज शेयर फोर्स डायग्राम। तो मेरा ये वैल्यू जीरो थी और पॉइंट लोड के कारण मेरा डायग्राम क्या हो गया, माइनस में चला गया, मतलब डिक्रीज हो गया। सेकंड मैंने क्या बोला कि ये तो मेरा पहला पॉइंट समझ में आ गया, पॉइंट लोड हैविंग टेंडेंसी टू इंक्रीज और डिक्रीज शेयर फोर्स डायग्राम। तो इनिशियल तो जीरो ही होगा, पॉइंट लोड लगने के कारण मेरा डायग्राम माइनस वैल्यू आ रही है क्योंकि बेस लाइन के नीचे है, तो डायग्राम क्या होगा, डिक्रीज हो गया। उसके बाद मैंने सेकंड पॉइंट पढ़ा, सेकंड पॉइंट में लिखा कि इफ देयर इज अ नो लोडिंग, ब्रैकेट में चाहो तो यूडीएल और यूवीएल, लेकिन यहां देखें तो ई से बी वाले स्पान पे तो लोडिंग है, कौन सी लोडिंग है, यूडीएल है, और अगर यूडीएल है तो सेकंड पॉइंट कैंसिल, थर्ड पॉइंट पे आ गए। इफ देयर इज अ लोडिंग, ब्रैकेट में लिखा यूडीएल और यूवीएल, देन क्या बनेगा आपका, शेयर फोर्स डायग्राम विल बी इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, कर्वीलिनियर नहीं, इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। तो इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बननी है हमेशा। आपका जब डायग्राम बनाते हो तो राइट वाले पोर्शन से जोड़ना है, तो वो जोड़ेंगे। तो मैंने बोला कि मेरा एफ ई राइट कितना 6.13, तो 9.13 को 6.13 से इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया। क्यों, क्योंकि दोनों स्पान के बीच में क्या है, दोनों स्पान के बीच में सर यूडीएल है। अगर ये खाली होता कुछ इस तरीके से तो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन नहीं आती, उस केस पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आती। लेकिन मेरा ए बी स्पान पे तो क्या लगा हुआ है, यूडीएल लगा हुआ है। और मैंने थर्ड पॉइंट पे लिखा था इफ देयर इज अ लोडिंग ऑन स्पान, ब्रैकेट में लिखा था यूडीएल और यूवीएल, तो है यूडीएल या यूवीएल, देन शेयर फोर्स डायग्राम विल बी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगला इस पॉइंट पे राइट और लेफ्ट सर, अब समझो अगर मैं सीधे जोड़ के आगे बढ़ जाता तो ये 5 किलो न्यूटन की जो टेंडेंसी होती है, जो पॉइंट लोड की टेंडेंसी होती है डायग्राम को इंक्रीज या डिक्रीज करना, वो नहीं दिखा पाता। इसलिए मेरी मजबूरी थी कि मैंने इस
ई पॉइंट पे राइट और लेफ्ट लिया था कैलकुलेशन करते समय, ये राइट और लेफ्ट लिया था क्योंकि पॉइंट लोड की टेंडेंसी होती है डायग्राम को इंक्रीज या डिक्रीज करना। तो अगर मैं 2 पॉइंट नहीं लेता उस केस पे ये सीधा अगली वैल्यू से जुड़ता और मेरा जो पहला पॉइंट है कि पॉइंट लोड हैविंग टेंडेंसी टू इंक्रीज और डिक्रीज शियर फोर्स डायग्राम, वो मेरा कहना गलत हो जाता। ठीक है, तो इस केस पे मेरा क्या हो गया, क्योंकि मेरे ई पॉइंट में मैंने राइट और लेफ्ट से लिया था, राइट पे जोड़ दिया, 5 किलो न्यूटन लोड के कारण मेरा क्या हो गया, ये जो मेरी वैल्यू 6.13 कैसी थी, जो मेरी वैल्यू 6.13 नेगेटिव थी, वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। क्या हो गई, टेंडेंसी कर दी इंक्रीज की, बढ़ गया ना, -6.13 से -1.13 आ गया, तो माइनस में इसलिए क्या कहलाएगा, इंक्रीज। अगर ये 6.13 से और 11 पॉइंट माइनस में कुछ ज्यादा तो डिक्रीज कहलाता। तो मेरा जो पहला पॉइंट था कि पॉइंट लोड मतलब 5 किलो न्यूटन के लोड की टेंडेंसी थी कि वो डायग्राम को या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज, तो 6.13 माइनस में था और 1.13 भी माइनस में, तो ये क्या हो गया, डायग्राम मेरा ऊपर की तरफ गया, मतलब इंक्रीज हो गया। तो मेरा जो पहला पॉइंट था समझ में आ गया कि पॉइंट लोड हैविंग टेंडेंसी टू इंक्रीज और डिक्रीज शियर फोर्स डायग्राम, वो ये था। ठीक है, और फिर मेरा सेकंड पॉइंट अभी नहीं आया, थर्ड पॉइंट आया कि इफ देयर इज अ लोडिंग, तो लोडिंग थी तो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। अब मैंने फिर बोला ई से डी गया, इफ देयर इज अ लोडिंग, तो यस कौन सी लोडिंग है, यूडीएल है। इफ देयर इज अ लोडिंग, यस यूडीएल है, तो यूडीएल होगा तो क्या होगा, पहला पॉइंट मेरा पॉइंट लोड हैविंग टेंडेंसी टू इंक्रीज और डिक्रीज डायग्राम, तो वो तो हो ही गया, चल ही रहा है। सेकंड, कोई लोडिंग नहीं होगी लेकिन अभी तो है, तो सेकंड पॉइंट रिजेक्टेड। थर्ड पॉइंट पे आया है, इफ देयर इज अ लोडिंग, ब्रैकेट में लिखा है यूडीएल और यूवीएल, देन शियर फोर्स डायग्राम विल बी, क्या रहेगा, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब इस डायग्राम को कैसे जोड़ूंगा, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन से जोड़ूंगा। इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया और फिर एक नई बीमारी पड़ गई, ये एक नया पॉइंट मिल गया। मैंने आगे पढ़ा था कि अगर मेरा अब समझो, ये मेरी अभी तक निगेटिव चल रही थी, ये मेरी नेगेटिव चल रही थी, ये वैल्यू कैसे आ गई, पॉजिटिव। तो अगर मेरे शेयर फोर्स डायग्राम ने निगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से निगेटिव जाने पे बेस लाइन को काटा, तो वो पॉइंट मेरा कुछ नाम होता था क्या, तो गलती से भी कोई नाम नहीं बोलना, वो बेंडिंग मोमेंट में नाम होता था। बस इस पॉइंट की प्रॉपर्टी होगी कि इस पॉइंट पे मेरा जो मोमेंट होगा वो मैक्सिमम मोमेंट होगा, वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। लेकिन शेयर फोर्स जब भी मेरा नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है और बेस लाइन को काटता है, तो उस पॉइंट का कोई भी नाम नहीं होता। गलती से भी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मत ठोकाना, है ना, ऑब्जेक्टिव में पूछता, अभी तो नहीं पूछे। ठीक, अगेन चला मैं, यहां तक कोई दिक्कत, अगेन चला मैं, इफ देयर इज अ नो लोडिंग, देख लो सी से डी पे क्या हुआ, यहां तो क्या हुआ, यहां तक आ गए, सी से डी पे जब मैं गया तो एक पॉइंट लोड लगा, वैल्यू बढ़ गई। देयर इज अ नो लोडिंग, कोई लोडिंग है क्या, सी से डी के बीच में कोई भी लोडिंग है, कोई लोडिंग नहीं है, तो नो लोडिंग। अगर नो लोडिंग तो मेरा सेकंड पॉइंट था, इफ देयर इज अ नो लोडिंग ऑन, ब्रैकेट में लिखा यूडीएल और यूवीएल, देन डायग्राम विल बी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। तो कैसे जोड़ना है बेटा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन से जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन से जोड़ना है। तो मैंने कैसे जोड़ दिया, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन से, है ना। सेकंड पॉइंट ये लिखा था ना, इफ देयर इज अ नो लोडिंग, तो सी से डी के बीच में कोई भी लोडिंग नहीं है, लोडिंग कौन सी, यूवीएल या यूडीएल, देन डायग्राम, शेयर फोर्स डायग्राम विल बी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, शेयर फोर्स डायग्राम विल बी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ठीक, आगे चलें, क्या हुआ, इस पॉइंट पे 2 किलो न्यूटन का लोड लगा है, क्या लगा है, 2 किलो न्यूटन का लोड लगा है। ये तो 1.87 तक की वैल्यू हुई, 2 किलो न्यूटन के कारण वैल्यू मेरी क्या हो गई, शेयर फोर्स डायग्राम की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे ए से सी पे गए, इफ देयर इज अ लोडिंग, कौन सी लोडिंग, यूडीएल, और यूडीएल होगी तो शेयर फोर्स डायग्राम कैसा बनेगा, तो शेयर फोर्स डायग्राम मेरा बनेगा
इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, तो अगेन मैंने बोल दिया इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बना दिया और इस पे रिएक्शन आ गई और लोड लगा तो ये डाउनवर्ड होके अल्टीमेटली कितना हो जाएगा 0। तो आपका ये बेस लाइन के ऊपर पॉजिटिव, बेस लाइन के नीचे निगेटिव, है ना। इसको आपने क्या कर दिया, कुछ इस तरीके से हैचिंग कर देंगे तो अच्छा लगता है ना। लेकिन खड़ी लाइन से हैच मत करना, ऐसे इंक्लाइन लाइन से एक पॉजिटिव साइन बना के यहाँ हैचिंग कर देना, जिससे समझ में आ जाएगा कि पॉजिटिव है। यहाँ नेगेटिव बना के क्या कर देना, नेगेटिव बना के क्या कर देना, ऐसे करके हैचिंग कर देना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपने बड़ी मेहनत से बनाया जिसका नाम था शेयर फोर्स डायग्राम, जिसका नाम था शेयर फोर्स डायग्राम। एक बार फिर से देख लो, बी पॉइंट, हमेशा कोई भी स्ट्रक्चर चालू होगा 0 से, पॉइंट लोड लगने के कारण पहला पॉइंट था पॉइंट लोड हैविंग टेंडेंसी टू इंक्रीज और डिक्रीज शेयर फोर्स ऑफ डायग्राम, ठीक है। उससे पहले चौथा पांचवा पॉइंट था कि पॉजिटिव वैल्यू अगर बेंडिंग मोमेंट की या शेयर फोर्स की होगी तो ऊपर प्लॉट करूंगा, नेगेटिव होगी तो नीचे। तो एफ बी की वैल्यू आई माइनस, इसलिए यहां 9.13 किया। एफ ई की दो वैल्यू है, ई की है एक राइट और लेफ्ट, तो पहले लेफ्ट वाली करी, राइट वाली करी 6.13, फिर इसी एक्सिस पे लेफ्ट वाली करी -1.13 बेस लाइन के नीचे क्योंकि माइनस था। डी पॉइंट पे आए तो एफ डी की वैल्यू थी 1.87, पॉजिटिव थी इसलिए बेस लाइन के ऊपर 1.87, ठीक है। सी की बात करी तो वो भी पॉजिटिव थी, कितनी 3.87, तो ये प्लॉट कर दिया 3.87, और एफ ए की भी पॉजिटिव वैल्यू तो 6.87 और अल्टीमेटली ये तो 0 हो ही जाएगी। तो पहला पॉइंट मेरा आएगा, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट के बाद फोर्थ पॉइंट मैंने लिखा था कि बेसलाइन के ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव ड्रॉ करना है, वो मैंने ड्रॉ किया। फिर मेरा चूंकि क्या लगा है, पॉइंट लोड लगा है, तो डायग्राम मेरा 0 से डिक्रीज हो गया। क्यों, अपवर्ड डायरेक्शन में था, वैल्यू आई थी 9.13, तो पॉइंट लोड हैविंग टेंडेंसी टू इंक्रीज और डिक्रीज डायग्राम। उसके बाद मैंने बात करी कि इफ देयर इज अ लोडिंग, तो यस ई से बी के बीच में यूडीएल था, तो डायग्राम शेयर फोर्स डायग्राम विल बी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, तो इसलिए मैंने इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन से राइट वाले से जोड़ना, हमेशा ऑलवेज किससे जोड़ना, राइट से, तो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन से 6.13 जोड़ दिया। फिर सर ये राइट और लेफ्ट किया था, क्यों किया था, क्योंकि ये 5 किलो न्यूटन का लोड था और पॉइंट लोड हैविंग टेंडेंसी टू इंक्रीज और डिक्रीज डायग्राम। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो अगला डायग्राम मेरा सीधा यहां मिल जाता, तो इस पॉइंट लोड की इंक्रीज या डिक्रीज में बता नहीं पाता, इसलिए मैंने सडन लेफ्ट और राइट लिया था। लेफ्ट पे राइट पे 6.13 वैल्यू आई थी, लेफ्ट पे 1.13, तो जैसे ही लोड के कारण ये 6.13 माइनस से -1.13 हो गया, मतलब क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। फिर आगे चला ई से डी पॉइंट पे, इफ देयर इज अ लोडिंग, तो यस यूडीएल है, यूडीएल तो इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, और जैसे ही मैं निगेटिव से पॉजिटिव को ज्वाइन किया तो मेरी बेस लाइन को क्या कर दिया है, इस शेयर फोर्स डायग्राम ने कट कर दिया है। इस पॉइंट का कुछ भी नाम नहीं होता, बस इस पॉइंट पे जब बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हो तो वो मैक्सिमम निकलता है, जब इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हो तो वो मैक्सिमम निकलता है, ठीक है। तो ये जोड़ दिया। आगे चला सी से डी पॉइंट पे देयर इज अ लोडिंग, तो यस कौन सी है, कोई लोडिंग नहीं है, कहां है, ना यूडीएल है ना यूवीएल है, तो उस केस पे मेरा सेकंड पॉइंट था शेयर फोर्स डायग्राम विल बी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, तो 1.87 से हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन लाए। फिर देखा सी पॉइंट पे 2 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड के कारण डायग्राम इंक्रीज होगा या डिक्रीज, तो ये ऊपर बढ़ा 1.87 से ऊपर गया तो 3.87 आ गया। फिर दोनों के बीच में क्या लग गया, फिर दोनों के बीच में लग गया साहब यूडीएल, और यूडीएल जब लगेगा आपका तो क्या हो जाएगा, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन 6.87 पे लगाया, और अल्टीमेटली जब इसको कंसीडर करेंगे तो वो वैल्यू कहाँ हो जाएगी, 0। तो इस तरीके से आप शेयर फोर्स डायग्राम बनाते हैं, इस तरीके से आप शेयर फोर्स डायग्राम बनाते हैं। अभी बेंडिंग मोमेंट के लिए और कैलकुलेशन करना है, पर आज के लिए इतना इनफ है, ठीक है। तो आप पहली, दूसरी, तीसरी आज की क्लास अच्छे से पढ़ेंगे, कल बात करेंगे फिर अपन नेक्स्ट क्लास में, जो भी नेक्स्ट क्लास है उस पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसी क्वेश्चन का कैसे बनाना है, शेयर फोर्स बनाना सिखाया। आप पढ़ने से पहले एक बार पुराने क्लासेस को एक बार पलटा के देखिएगा, तो सब कंसेप्ट जो मैंने RUN, LCP, आपका यूडीएल कैलकुलेट कैसा करना है, रिएक्शन क्या होगी, अपवर्ड कैसा हुआ, क्लॉकवाइज कैसा हुआ, कैसे मेरे को शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है,
क्या वैल्यू निकलेगी, कौन सी नेगेटिव ऊपर प्लॉट करनी है कि पॉजिटिव, ये सब मैंने पिछले लेक्चर में लिखवाया भी है, बताया भी है। आज उसी का न्यूमेरिकल एग्जांपल है और जिसमें मैंने केवल अभी शेयर फोर्स डायग्राम बनाया है। अभी सिमिलरली मुझे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन इसको अच्छे से यहाँ तक करना है। थैंक यू।